अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज आपका भाई फिर से हाजिर हो गया 1 महीने बाद। तो सॉरी यार, मैं ज़रा हमेशा ना मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा बिजी रहता हूँ, फिर थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाता हूँ, फिर बीच में कोई ना कोई काम ऐसा पड़ जाता है, फिर बिजी रहता हूँ। तो ओके, ये तो चलता रहेगा। तो आज की जो वीडियो है ना उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमें बताओ हम ऑस्ट्रेलिया कैसे आए, हमारी कितनी फ़ीस होगी, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सा कोर्स अच्छा है, पीआर कैसे मिलेगी। मतलब इतने सारे सवाल आए हैं मेरा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दी जाए। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले जो है ना, जो आप आ सकते हो वो आप आ सकते हो, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। मतलब एक होगा बैचलर्स लेवल, मास्टर्स लेवल, पीएचडी लेवल, रिसर्च जो लेवल होता है, इन सब में आप आ सकते हो। एक और ऑप्शन भी है फाउंडेशन, जो मतलब एफएससी से रिलेटेड होता है। जिन्होंने एफएससी यहाँ आके करनी है या ए लेवल्स अपना आधा कंप्लीट किया हुआ या पूरा वो यहाँ के मतलब ए लेवल से आगे अंडर ग्रेजुएट, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी, मतलब ये सारी स्ट्रीम है। तो अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको मिनिमम जो है ना पास होना है। आपके इंटरमीडिएट में ना पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी मतलब स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है, लेकिन जो पासिंग मार्क्स हैं वो लाजमी होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। उसके बाद आप डिग्री कोई भी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बायो थी तो मैं आगे यहाँ पर आके मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट भी उठा सकता हूँ, आईटी से रिलेटेड भी सब्जेक्ट उठा सकता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है, इंडिया वगैरह का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में ये होता है अगर आपने एफएससी में बायो रखी है तो आप आगे बायो के अलावा कोई और फील्ड नहीं उठा सकते। अगर मैथ रखी है तो मैथ के अलावा कोई और फील्ड नहीं उठा सकते। मगर यहाँ पे केस है डिफरेंट। अगर आपकी पाकिस्तान में मैथ है आप यहाँ आके बायो भी रख सकते हो। अगर आपकी पाकिस्तान में बायो थी तो आप यहाँ पर आके मैथ, आईटी, बिजनेस जो मर्जी रखो, उनको कोई मसला नहीं है। तो ये बात सबसे पहले क्लियर हो गई, पासिंग मार्क्स भी क्लियर हो गए। उसके बाद आपको उसके बाद क्या चाहिए प्रोसेस आगे वीज़े के लिए। तो मेन चीज़ आती है आइट्स। आइट्स में आपका स्कोर 6.5 या 6 ईच होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट से आगे बढ़ता रहता है, अंडर ग्रेजुएट के इतने ही हैं और मेरे ख्याल मास्टर्स के 7.5 ऐसे हैं। तो आइट्स इतना मुश्किल नहीं होता। इंग्लिश टेस्ट होता है, इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, दैट्स ऑल। और कुछ लोग कहते हैं कि हम आइट्स एग्जाम्प्ट कैसे होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे अब मेरा केस था ओ लेवल, इनकी कंडीशन थी कि ओ लेवल के अंदर अगर सी ग्रेड से ऊपर, इंग्लिश में मतलब ग्रेड है सी से ऊपर ग्रेड, मतलब CBA स्टार, ये अगर आपका ग्रेड है तो आपका आइट्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इवन कि मेरे ऑफर लेटर के अंदर भी लिखा हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इंग्लिश का ऑप्शन है ना, मतलब इंग्लिश वो इंग्लिश का कोई भी प्रूफ जो मांगते हैं उसका आगे लिखा हुआ है ओ लेवल GCE। तो एफएससी के केस का मुझे इतना नहीं आइडिया, लेकिन जो ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट हैं उनका आइट्स एग्जाम्प्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आइट्स दो। उससे क्या होता है, आपकी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी बनती है, प्रोफाइल अच्छी बन जाती है, यूनिवर्सिटी को पता होता है कि यार बच्चे को अभी भी इंग्लिश आती है। तो दैट्स इट, आइट्स लाजमी दे दो, उससे मतलब वीज़ा रेशियो अच्छी हो जाती है। उसके अलावा आइट्स का भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं जी आइट्स के बाद क्या करना होता है। आइट्स के बाद है जी आपने मंगवाना है ऑफर लेटर। एक यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल हमारी है मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, आपने वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है जी, अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको कहो कि मुझे ना मैक्वेरी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मंगवा दे। ऑफर लेटर क्या होता है, ऑफर लेटर के अंदर आपके अंदर सारा कुछ लिखा होता है कि कौन सा इनटेक मतलब कौन सा सेशन, 2 सेशन होते हैं यूनिवर्सिटी में, फेब सेशन और जून जुलाई का सेशन। तो इसे कहते हैं इनटेक, 2 इनटेक होते हैं। आपको ऑफर लेटर में लिखा होगा कि आपको कौन सा इनटेक मिला है, फेब इनटेक मिला है या जून जुलाई इनटेक मिला है। फीसेस दोनों की सेम होती हैं और पढ़ाई भी मतलब सेम ही होती है, कोई उसका ना डिफरेंस नहीं, बस सेशंस होते हैं। तो ईच सेशन जो है 3 महीने का होता है और 2 महीने और 1 महीने के बीच में ब्रेक आती है, और सेमेस्टर के बीच में भी 2 हफ्ते की सेमेस्टर ब्रेक आती है। और दैट्स इट। आपको जब ऑफर लेटर आ गया उसमें लिखी होगी रिक्वायरमेंट्स इंग्लिश। आपने जब ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद आपने उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उसके अंदर लिखा होता है क्लियरली। उसके अंदर आपको आइट्स का रिजल्ट भेजना पड़ेगा, अपने इंटरमीडिएट के एफएससी, मैट्रिक, ओ लेवल सबके रिजल्ट्स भेजने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लाइक CNIC, अपना फैमिली सर्टिफिकेट टाइप, इस तरह की चीज़ें, ये सब आपको एकेडमिक और अपनी पर्सनल डिटेल्स उनको भेजनी पड़ेंगी। आफ्टर दैट ऑफर लेटर जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, जब आपको वो बता देंगे कि आपकी सारी चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली हैं, देन वो आपको कहेंगे कि फ़ीस भरो।
फ़ीस आपने भरनी है तभी आपको COE मतलब कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिलेगी। तो अब यहाँ पे आप आगे फंस गए और बीच में काफ़ी लोग कहेंगे कि यार स्कॉलरशिप कहाँ गई। तो स्कॉलरशिप भी इसी वक्त ही अप्लाई करनी है, ऑफर लेटर के बीच में से लेके COE के दरमियान में ही आपने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है। अब काफ़ी सारे दोस्तों को या बच्चों को नहीं पता होता कि स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जो भी आपने सेलेक्ट की है वहाँ पे टैब्स होते हैं, वहाँ कॉलम्स होते हैं, वहाँ जाओ, लिखो स्कॉलरशिप, काफ़ी सारी स्ट्रीम्स आ जाती हैं। उसमें जिसमें भी आपका मतलब आप अप्लाई कर रहे हो वो उठाओ और अपने कंसल्टेंट को बताओ कि भाई मुझे ये वाली स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो आपको दिलवाएगा। दैट्स इट। और उसके अलावा जैसे ही आपकी COE मतलब आपने फ़ीस भरनी है, COE आ जाएगी। COE के बाद आपने बैंक स्टेटमेंट जो GTE होती है मतलब उसमें आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करवानी पड़ती है आपको? एक सेमेस्टर की आई गेस फीस होती है और 1 साल का पूरा खर्चा होता है। राउंड अबाउट ये 50 to 60 लैक्स की ना बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। आपने उसी स्टेटमेंट से ही फीस भरनी है COE की, उसी बैंक स्टेटमेंट से ही आप फीस भर सकते हो। और बैंक स्टेटमेंट जो है आप 2 हफ्ते पहले भी अगर अरेंज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर पहले किया तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जब COE आपकी आ जाएगी, आपने फीस भर दी, तो जब आपका COE आएगी कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर, उस पर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा। उसकी भी फ़ीस होती है मेरे ख्याल में आई गेस 70 to 80,000 थी उस टाइम, अब मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गई होगी। मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ अभी चेक करके। तो फ़ीस होगी उस जब आप वो ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। जैसे आप वीज़ा अप्लाई करोगे आपको फिर ऑप्शन आती है बायोमेट्रिक और मेडिकल देना होता है। बायोमेट्रिक थम्स वगैरह पिक्चर, और मेडिकल में होता है आपकी पूरी बॉडी एग्जामिन होती है, ठीक है। उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हो कि मेडिकल में क्या होता है, बायोमेट्रिक में क्या होता है। तो जैसे ही आप ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, जो हॉस्पिटल वाले हैं और बायोमेट्रिक वाले हैं, आपका डाटा खुद ही एम्बेसी को भेज देते हैं। उसके बाद बस आपकी लक है, वीज़ा कितनी देर में आ जाए। कुछ लोगों का 2 दिनों में भी आ जाता है, हफ्ते में भी आ जाता है, 10 दिनों में भी आ जाता है, कुछ लोगों का 6-6 महीने तक नहीं आता। और यही सब चीज़ें आपने SOP पे काम करना है जो आपने वीज़े के साथ भेजनी होती है। SOP मीन्स उसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या थी, आपकी एकेडमिक हिस्ट्री क्या थी, अब आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो। दैट्स इट। हाँ, उसके अलावा जो GT है, जो बैंक स्टेटमेंट है, उसमें आपको एक और डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ लगाने पड़ते हैं, वो हैं प्रूफ ऑफ इनकम। मतलब जो आपने 60 to 70 लाख आपने जो शो करवाया उसका प्रूफ भी होना चाहिए कि वो आया कहाँ से है। तो वो भी प्रूफ बनाना है आपको कि आपके प्रॉपर्टी से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, बिजनेस शो करवा दो, वो आपका अपना मसला है। जहाँ से भी आपने अरेंज किया आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो, टेस्ट करवा के वो आप लगा सकते हो, बिजनेस शो करवा सकते हो। दैट्स इट। उसके अलावा इतना कुछ खास नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपके रिजल्ट्स आ गए इंटरमीडिएट के, फैमिली सर्टिफिकेट्स आ गए, CNIC आ गया, पोलियो सर्टिफिकेट आ गया, ये भी लाजमी है। और उसके अलावा आई गेस SOP आ गई, SOP, और ड्राइविंग लाइसेंस यार लाजमी लेके आओ, क्योंकि उसके बगैर मेरे ख्याल में नहीं बच्चों का गुजारा होगा, क्योंकि फिर आप इस तरह के दूसरी जॉब्स में गुजारा करोगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली मुझसे पूछा जाता है कि भाई आप अपनी फ़ीस यहाँ पे निकाल लेते हो कि नहीं निकाल पाते, तो भाई इसका सवाल ये है कि यार अगर 9,000 से 11-12,000 तक की अगर फ़ीस है तो वो निकल आती है। लेकिन अगर 15,000 की फ़ीस है, निकल तो वो भी आएगी, लेकिन फिर आपको पता ही है हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। हर काम हो जाता है यहाँ पे, करने वाले बनो बस। लेकिन 9,000 से 11,000-12,000 तक मीडियम रेंज है, वो आप मतलब इतना ज़्यादा आपको हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता, मतलब इन अ मीडियोकर वे आपका वो फीस निकल आती है। दैट्स इट। और आपका खर्चा पानी भी निकल आता है यहाँ पे, रेंट वगैरह, और जैसे गाड़ी पेट्रोल का खर्चा, खाना पीना, वो इजीली आपका मैनेजेबल हो जाता है। बस ये आपकी रूटीन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, आपको बस हर काम टाइम पे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिले करोगे तो आप काफ़ी पीछे हो जाओगे। तो दैट्स इट। और इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई और भी अगर सवाल रह गया है तो कमेंट कर देना दोबारा से यूट्यूब पे, और मेरा इंस्टाग्राम जो है वो यूट्यूब के बायो में है, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और दैट्स इट। और अगर कोई भी सवाल हो ज़रूर मैसेज करो, रिप्लाई दूंगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। और अभी नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल बस मैं थोड़ा बिज़ी हुआ था। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।